अभी कुछ रोज़ पहले जब मैं अपना ये प्रोग्राम लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ था तो बातों ही बातों में एक ऐसी क्राइम स्टोरी का जिक्र चला था जिसमें पुलिस ने कत्ल के एक मामले में तकरीबन 35 साल बाद आफ्टर 35 ईयर्स एक लाश खोदकर बाहर निकाली थी और उस मर्डर मिस्ट्री को पुलिस ने सॉल्व भी किया था। 35 ईयर्स, आप समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग तो 35 ईयर्स तक जिंदा भी नहीं रह पाते हैं, मतलब इतने खुशकिस्मत भी नहीं होते। और इतनी पुरानी लाश पुलिस ने खोद निकाली और न सिर्फ उस लाश को डिटेक्ट किया बल्कि उस मर्डर मिस्ट्री को भी सॉल्व किया और गुनहगारों के साथ जो होना था वो भी अभी हो रहा है। तो जब मैंने इस कहानी का जिक्र किया था तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये क्राइम स्टोरी जो है वो मुझे जल्द से जल्द आप लोगों को सुनानी चाहिए। तो आइए आज उसी की शुरुआत करते हैं और सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम आप लोगों को बताते हैं। ये वाक़या है अहमदाबाद का। अहमदाबाद में एक जगह है कुतुब नगर और कुतुब नगर में एक और छोटी लोकेलिटी है जिसका नाम है वटवा। तो इस वटवा इलाके में पिछले महीने की 29 तारीख को यानी 29th ऑफ अप्रैल क्राइम ब्रांच की एक टीम दल बल के साथ एक पर्टिकुलर मकान के बाहर आकर रुकती है और जिस जगह क्राइम ब्रांच की ये टीम आकर रुकती है, क्राइम ब्रांच की टीम के साथ साथ एक जेसीबी भी उसी जगह पर आकर रुकती है। पुलिस वाले गाड़ी से उतरते हैं, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच लिखा हुआ है गाड़ी पर। पुलिस वालों का बॉडी लैंग्वेज भी देखकर लोग समझ जाते हैं। फिर पीछे पीछे जेसीबी भी आ रही है तो लोग आसपास के जो हैं वो काफ़ी हैरान होते हैं। और आपको पता है हमारे देश में लोगों का मिजाज कैसा है, कहीं इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो कैसी ज़बरदस्त भीड़ लगती है, तो वहाँ अच्छी खासी भीड़ लग जाती है। पुलिस वाले लोगों को हटाते हैं और जिस घर के सामने आकर वो रुकते हैं वो घर बेसिकली एक खंडहर नुमा घर है, यानी एक ऐसा घर, एक ऐसा मकान जहाँ पिछले कई सालों से तकरीबन 12 साल या फिर उससे भी ज़्यादा कोई रहता नहीं है। उस मकान के बाहर आकर पुलिस की टीम रुकती है और ये मकान 12 सालों से खाली रहने की वजह से कुछ इतना जर्जर हो चुका है कि उस मकान को लेकर पूरे इलाके में बड़े चर्चे हैं। लोग इस मकान को, आसपास के लोग इस मकान को भूत बंगला कहते हैं। अब भूत बंगला कहते हैं तो उस मकान को लेकर किस्से कहानियों की भी कमी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि उस मकान में कोई आत्मा रहती है, कोई भूत है, इसीलिए वहाँ कोई रहता नहीं है। तो इस तरह की बातें भी होती हैं। और अब जब क्राइम ब्रांच की टीम, पुलिस वालों की टीम उस मकान के पास किसी चीज़ की तलाश के लिए पहुंचती है तो ये चर्चा जो है उस इलाके में और गर्म हो जाती है। अब पुलिस वाले एक पर्टिकुलर जगह को आइडेंटिफाई करते हैं जो इस खंडहर नुमा मकान के साथ ही मौजूद है। ये जगह क्या है? बेसिकली एक ऐसा वेल है, एक ऐसा कुआं है जो किसी ज़माने में पानी की ज़रूरतों को पूरा करता होगा, लेकिन आज की तारीख में वो कुआं एक अंधे कुएं में तब्दील हो चुका है और उस कुएं का आधा से ज़्यादा हिस्सा मिट्टी से भरा हुआ है और ऊपर सीमेंट से उस कुएं को सील भी किया गया है, लेकिन है वो एक गहरा अंधा कुआं। अब उस जगह को जब पुलिस वाले मार्क कर लेते हैं, उसे चिन्हित कर लेते हैं, तो फिर जेसीबी ऑपरेटर से कहा जाता है कि अब खुदाई तुम चालू करो। खुदाई शुरू होती है। अब कुआं अपने आप में एक ऐसी जगह होती है जो आप समझते ही हैं कि एक हॉलो लोकेशन या एरिया होता है, क्योंकि काफ़ी गड्ढा होता है, पानी नीचे ही होती है। तो इस कुएं की खुदाई जब होती है तो धीरे धीरे वो गड्ढा बढ़ता ही जाता है और जेसीबी अपने काम में लगी रहती है। तकरीबन 3 घंटे तक खुदाई चलती है और बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सूझबूझ से जेसीबी ऑपरेटर अपने काम में लगता है, क्योंकि उसे ये बताया गया है क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स की ओर से कि ध्यान से खोदना। अंदर हम कोई डेड बॉडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो नीचे दफन है, तो ऐसा ना हो कि वो डेड बॉडी ही तुम्हारे जेसीबी के वार से खुदाई की कोशिश में जो है बिल्कुल ख़राब हो जाए। उसका जो भी रिमेनिंग पार्ट्स इतने सालों के बाद जो भी है वो जितना हो सके हमें इंटैक्ट निकालना है। तो ये कोशिश जो है जेसीबी ऑपरेटर करता है और तकरीबन 12 फीट गहरा गड्ढा उस जगह पर खोदा जाता है। और खोदने के बाद पुलिस वालों के पास जो इन्फॉर्मेशन थी, जो जानकारी थी, वो बिल्कुल सही निकलती है। 35 साल बाद आखिर ज़मीन में दफन एक लाश में भला क्या बच सकता है? कहते हैं ना कि वक्त में वो ताकत होती है जो हर चीज़ को भूलने में, भुलाने में भी मदद करती है, साथ ही वक्त जो है वो हर चीज़ को मटियामेट भी कर देती है, जिस तरह से डायनासोर इस दुनिया से मिट गए। तो खैर, वहाँ जब खुदाई हुई और काफ़ी खुदाई होने के बाद तकरीबन 12 फीट बाद जो जेसीबी ऑपरेटर है और आसपास खड़े जो क्राइम ब्रांच के एक्सपर्ट्स हैं, उनकी नज़र कुछ संदिग्ध चीज़ों पर पड़ती है।
ये चीज़ें क्या हैं? ये हैं कुछ इंसानी दांत और कुछ हड्डियाँ और इसी के साथ एक सोने की अंगूठी। ये सारी चीज़ें जब क्राइम ब्रांच के एक्सपर्ट्स को और पुलिस वालों की निगाह में आती हैं तो जेसीबी वाले को वो कुछ देर के लिए रुकने के लिए कहते हैं। उसके बाद मैनुअली हाथ से खुदाई शुरू होती है, तसले में भरकर मिट्टी निकाली जाती है और एक एक कर हड्डियाँ, दांत, अंगूठी जैसी चीज़ें जो है वो एक्सपर्ट्स इकट्ठा करते हैं। यहाँ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी क्राइम ब्रांच की टीम ने ऑलरेडी बुला रखा था, क्योंकि ये मामला ही ऐसा था जिसमें फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के जरिए ही आगे का सफ़र पूरा होता है इन्वेस्टिगेशन का। तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आए और उन्होंने बहुत बारीकी से ये सारी चीज़ों को फिल्टर करके मिट्टी से निकालकर एक जगह इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उसको जमा करने के बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने पैक कर लिया ताकि फर्दर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे लेबोरेटरी तक ले जाया जा सके। अब पुलिस वाले ये काम पूरा करने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जो कुतुब नगर का इलाका है वहाँ इस बात की चर्चा बहुत तेज़ हो जाती है और इस बात की भी चर्चा तेज़ हो जाती है कि भाई भूत बंगले से किसी का कंकाल निकला है। और कंकाल तो निकला ही था, बेशक पूरा स्केलेटन ना निकला हो लेकिन टुकड़ों में ही सही निकला तो था और वो इंसानी हड्डियां लग रही थी। खासकर अगर अंगूठी निकल रही है हड्डियों के साथ तो आप समझ सकते हैं कि वो लाश जो भी दफनाई गई होगी वो किसी इंसान की ही होगी। अब सवाल यह है कि क्राइम ब्रांच को इतने साल बाद इस लाश के बारे में कैसे जानकारी मिली, ये लाश किसकी है। जाहिर है इस तरह रिहायशी इलाके में अगर लाश दफनाई गई है तो उस आदमी का, उस शख्स का कत्ल किया गया होगा। कत्ल किसने किया, क्यों किया, क्या मिस्ट्री है, ऐसे तमाम सवाल अब फिजा में तैर रहे थे और क्राइम ब्रांच को इन सवालों का जवाब ढूंढना था। तो एक सवाल का जवाब तो मैं सबसे पहले आपको यही बताता हूं कि आखिर क्राइम ब्रांच को इस डेड बॉडी के बारे में जो 35 साल पहले यहाँ दफनाई गई थी उसके बारे में जानकारी कैसे मिली। तो उसका जवाब ये है कि क्राइम ब्रांच के लोगों को ये पता चला था कि उसी कुतुब नगर इलाके के आसपास रहने वाले कुछ लोग इन दिनों कुछ तांत्रिकों के चक्कर लगा रहे हैं और जो भी लोग तांत्रिकों के पास जाते हैं वो उन तांत्रिकों को ये बता रहे हैं कि उन्होंने कुतुब नगर के वटवा इलाके के भूत बंगले में एक लाश दफन है और उस लाश की वजह से उनको हेलुसिनेशन हो रहा है, यानी भ्रम हो रहा है। तो ये तो एक ऐसी बात है जो लॉजिकल है, लेकिन अगर अंधविश्वास की बात करें तो आप ये समझिए कि जो लाश दफनाई गई है उसकी जो आत्मा है वो कुछ लोगों को परेशान कर रही है और उस आत्मा के परेशान करने की वजह से ये लोग तांत्रिक के पास मदद के लिए जाते हैं और लगातार उनका तांत्रिकों के पास आना जाना लगा हुआ है। अब अंधविश्वास पर तो हम यकीन कर नहीं सकते, पुलिस भी नहीं कर सकती, लेकिन इतना ज़रूर है कि हेलुसिनेशन की बात पर यकीन कर सकते हैं कि किसी इंसान को भ्रम हो रहा है। लेकिन ये भ्रम क्यों हो रहा है और उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि भूत बंगले के नीचे जो है कोई लाश दफन है। तो इसके बाद पुलिस जो है वो तांत्रिकों को अपने रडार पर लेती है और धीरे धीरे उन लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाती है जो इन तांत्रिकों के पास आ जा रहे थे। तो इसी कोशिश में पुलिस को एक शख्स के बारे में पता चलता है जिसका नाम है शमसुद्दीन खेड़ावाला। ये शमसुद्दीन खेड़ावाला जो है ये एक ऐसा आदमी है जिसकी मौत 2015 में हो चुकी है। अब सवाल ये है, और यही आदमी जो है वो तांत्रिकों के पास भी आवाजाही कर रहा है, आ जा रहा है, ऐसी जानकारी क्राइम ब्रांच को मिलती है। अब ये अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है कि 2015 में जो आदमी मर चुका है 2026 में वो तांत्रिक के पास कैसे जा रहा है। तो पुलिस इस बात को भी पता लगाने की कोशिश करती है। तो जब पता लगाती है तो पुलिस को ये जानकारी मिलती है कि शमसुद्दीन खेड़ावाला नाम का ये जो आदमी है ये किसी ज़माने में यानी तकरीबन 34-35 साल पहले इसी भूत बंगले का मालिक हुआ करता था। और तब ये मकान भूत बंगला नहीं था बल्कि एक नॉर्मल हाउस था जहाँ लोगों की रिहाइश थी। शमसुद्दीन खेड़ावाला की ही रिहाइश थी। शमसुद्दीन खेड़ावाला पेशे से एक राजमिस्त्री था पहले और उसके बाद वो सिविल कॉन्ट्रैक्टर का काम करने लगा। तो कुल मिलाकर उसे मकान दुकान बनाने और बिल्डिंग खड़ी करने, सीमेंट से किसी चीज़ को भरने, उसकी चिनाई करने का अपना एक्सपीरियंस था। और इस आदमी के बारे में पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि इसी आदमी ने किसी की हत्या 1992 में कर दी थी और करने के बाद 1992 में वो मर्डर करने के बाद उसकी लाश को अपने ही मकान में दफना दिया था। उसके बाद वो मकान छोड़कर वो कहीं चला गया और उसके बाद वो मकान उसने एक एक करके कई लोगों को बेचा भी। इस बीच हुआ ये कि इतने सालों तक वो मकान तकरीबन 10-12 हाथों से होकर गुजरा, उसको बेचा गया।
10-12 नहीं, मैंने शायद थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, 6-7 हाथों से होकर गुजरा और उसे बेचा खरीदा गया। लेकिन विडंबना ये रही कि इतने लोगों के उस मकान के खरीदने और बेचने के बावजूद वो मकान कभी आबाद नहीं हो सका, क्योंकि जो भी उस मकान में रहने के लिए आता उन्हें कोई इस तरह का एक्सपीरियंस होता जिसको वो नॉर्मल एक्सपीरियंस नहीं कह सकते थे। अब हो सकता है कि ये उनके मन का वहम हो या किसी को पता चल जाता होगा, तो जो भी हो इसके पीछे की वजह, तो वो मकान कभी आबाद नहीं हो सका और इसी वजह से वो मकान धीरे धीरे ऐसे ही अनअटेंडेड रह गया और एक भूत बंगले में तब्दील हो गया। तकरीबन 12 सालों से वो मकान अभी खाली था। अब पुलिस शमसुद्दीन खेड़ावाला के बारे में जानकारी जुटाने लगी, क्योंकि पुलिस इस बात को लेकर भी हैरान थी कि 2015 में मरा हुआ आदमी 2026 में जिंदा कैसे हो गया। तो पुलिस ने जब इस पहलू को एक्सप्लोर किया तो पता चला कि शमसुद्दीन जो है वो मरा नहीं था, बल्कि वो ऑब्वियसली जिंदा था, लेकिन उसने अपने मरने की खबर पूरे शहर में फैला दी थी और माइग्रेट होकर किसी दूसरी जगह पर जाकर वो रह रहा था। लेकिन दूसरी जगह पर रहते हुए भी वो शायद इस मकान का कोई निपटारा करना चाहता होगा, उसको प्रॉपर तरीके से बेचना या रेनोवेट करना चाहता होगा, जिसकी वजह से वो इन दिनों तांत्रिक के चक्कर लगा रहा था। और शायद उसके मन में कोई गिल्ट रही होगी, क्योंकि उसे तो पता था कि ये मकान उसी का है, उसी ने किसी का कत्ल किया था। तो हो सकता है कि उस गिल्ट की वजह से वो तांत्रिकों के पास आवाजाही उसकी चल रही थी। अब पुलिस ने जब शमसुद्दीन के बारे में जानकारी जुटाई तो पुलिस ने उसे लोकेट करना भी शुरू किया। एक तरफ पुलिस उसे ढूंढ रही थी, लोकेट कर रही थी, और दूसरी तरफ उसके बारे में लगातार जानकारी जुटा रही थी। जब जानकारी जुटाई तो पुलिस को यह पता चला कि शमसुद्दीन अपनी जवानी में काम करने के लिए मुंबई गया था और मुंबई में काम करने के दौरान उसकी मुलाकात फरजाना उर्फ शबनम नाम की एक लड़की से हुई थी। ये फरजाना उर्फ शबनम जो है एक बेहद आज़ाद ख्याल की लड़की थी, लेकिन इसके साथ शमसुद्दीन का अफेयर हो गया। उस शमसुद्दीन का जो पहले से मैरिड था, बाल बच्चेदार था, अब वो फरजाना को भी अपने घर ले आया और उसके साथ भी उसने निकाह कर लिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब फरजाना अहमदाबाद आने के बाद शमसुद्दीन के प्रॉपर्टी में अपना हक जताने लगी और कहने लगी कि मैं तुम्हारी दूसरी बीवी हूँ, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा चाहिए। और दूसरी तरफ शमसुद्दीन की यह शिकायत थी कि फरजाना जो है वो मेरे अलावा और भी लोगों से मिलती जुलती है। तो ये दो वजहें थी जिससे फरजाना को लेकर शमसुद्दीन के मन में बड़ी नफरत थी। 1992 की एक रात जब फरजाना इसी खंडहर नुमा मकान में, जो कि उस समय शमसुद्दीन का ही था, सो रही थी, तब शमसुद्दीन ने प्लानिंग के तहत अपने भाई इकबाल, अपनी एक बहन और अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उसने गला घोंटकर फरजाना की हत्या कर दी थी। और फरजाना की हत्या करने के बाद चूंकि कत्ल की बात छिपानी थी, तो उसने फरजाना की लाश को वहीं उनके घर में एक जो कुआं था उस कुएं में डालकर, ऊपर से मिट्टी डालकर उस कुएं को ऊपर से उसने चिनवा दिया था, सील बंद कर दिया था सीमेंट से, ताकि ये राज कभी बाहर ना आए। पानी की ज़रूरत किसी और सोर्स से पूरी होने लगी, नल वल भी था, रहा होगा, तो कुआं जो है उन लोगों ने बंद करा दिया। और ये सब कुछ रातों रात किया, किसी को कुछ पता भी नहीं चला। अब आप ये पूछेंगे कि 35 साल तक क्या फरजाना का कोई नाते रिश्तेदार, किसी ने उस अपनी बेटी को या इस लड़की को ढूंढने की कोशिश नहीं की? तो इसका जवाब ये है कि फरजाना चूंकि एक बहुत ही आज़ाद ख्याल लड़की थी, तो वो अपने घर वालों से कटी हुई रहती थी, बहुत ज़्यादा अपने घर वालों से मिक्स भी नहीं होती थी और घर वाले भी उसका हालचाल नहीं पूछते थे। इस तरह के कई मामले पहले भी देखे गए हैं जिसमें वो लड़कियां जो किसी वजह से, मान लीजिए, जिस्म फरोशी के दलदल में फंस गई हो और एक एकाकी जीवन जी रही हो, अकेलेपन वाला जीवन जी रही हो, तो वो परिवार से कट जाती हैं, समाज से कट जाती हैं। और ऐसी लड़कियों के साथ अगर कोई हादसा होता है ना, तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता, किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि कोई अपना, कोई सगा, कोई रिश्तेदार हो तब तो पता करे। फरजाना जिस्म फरोशी के काम में शामिल थी या नहीं, ये तो नहीं बता सकता, मैं नहीं जानता हूँ और किसी के बारे में ऐसा कहना भी नहीं चाहिए बगैर जाने हुए। लेकिन इतना ज़रूर है कि फरजाना अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थी। इसका नतीजा ये हुआ कि फरजाना का कत्ल हो गया और किसी को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिली। इसके बाद शमसुद्दीन और इकबाल, इन दोनों को लगा कि आज नहीं तो कल ये भेद खुल सकता है, तो उन्होंने एक तो वो मकान बेचा और इसके बाद दोनों ने एक एक कर ये हवा फैला दी दुनिया में कि भाई, खासकर शमसुद्दीन ने, कि उसकी मौत हो गई है 2015 में हार्ट फेल होने की वजह से। और इकबाल जो है उसने अपनी मौत की खबर तो नहीं फैलाई थी, लेकिन इकबाल वहाँ से डिकैम्प कर गया था, गायब हो गया था। और जब पुलिस को अब उसके बारे में ये जानकारी मिली तो पुलिस ने शमसुद्दीन को भी ढूंढा और इकबाल को भी ढूंढा। और उसके बाद उन्हीं की निशानदेही पर, उन्हीं के बताने पर पुलिस 29 अप्रैल को पिछले महीने
उस मकान में खुदाई के लिए गई और खुदाई के बाद आखिरकार फरजाना की लाश के टुकड़े पुलिस ने वहाँ से कामयाबी पूर्वक बरामद कर लिए। अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ये साबित कैसे होगा कि ये फरजाना की लाश है। फरजाना के परिवार में भी तो कोई नहीं है, अगर कोई होता तो फरजाना के बारे में पहले ही पता करता। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। पुलिस वाले इस मामले को इन्वेस्टिगेट तो कर ही रहे थे। शमसुद्दीन भी अब पुलिस को मिल चुका था, शमसुद्दीन का भाई इकबाल भी मिल चुका था। मरा हुआ आदमी शमसुद्दीन जब मिल जाए तो फिर फरजाना के घर वाले कैसे नहीं मिलते। शमसुद्दीन से जब पूछताछ हुई तो पता चला कि शमसुद्दीन से जब पूछताछ हुई तो पता चला कि फरजाना का एक भाई है, वो कहीं और रहता है। उसको पुलिस ने लोकेट किया और फिर उससे पुलिस ने ब्लड और इसी तरह के कुछ दूसरे बायोलॉजिकल सैंपल कलेक्ट किए, ताकि जो हड्डियां उस अंधे कुएं से खोद कर पुलिस ने निकाली थी उसके साथ पुलिस उसके भाई का डीएनए मैच करा सके, ताकि एस्टैब्लिश हो सके कि वाकई वो फरजाना की लाश है या नहीं। और पुलिस की इस मेहनत और कत्ल के इस मामले के सुलझने के तौर पर आपको ये जानकर अच्छा लगेगा, खुशी होगी कि डीएनए मैच हो गया और ये एस्टैब्लिश हो गई बात कि फरजाना ही थी जिसकी हत्या करके उस जगह पर उसकी लाश को तकरीबन 35 साल पहले दफना दिया गया था। अब पुलिस ने शमसुद्दीन और इकबाल को तो पकड़ ही लिया है। इस मामले के कुछ आरोपियों की मौत हो गई है, बाकी कुछ और लोग जो इस मामले में इन्वॉल्व हैं उनके बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। डीएनए रिपोर्ट सामने आ गई है और एक भूत बंगला तथाकथित भूत बंगला, सो कॉल्ड हॉन्टेड हाउस, उसका रहस्य पुलिस ने सुलझा लिया है। इस तरह से तांत्रिकों के पास कुछ लोगों की आवाजाही की एक सिंपल से इंफॉर्मेशन को क्राइम ब्रांच के एक्सपर्ट्स पुलिस वालों ने कुछ ऐसे डेवलप किया कि 35 साल बाद कत्ल के एक मामले का खुलासा हो गया। तो ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की एक चमत्कारिक कहानी है। कहने वाले इसे आत्मा का बदला भी कह रहे हैं, जिनका ये कहना है कि फरजाना की आत्मा जो है शमसुद्दीन और उसके घर वालों को परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से वो तांत्रिकों के चक्कर लगा रहे थे। तो ये पहलू अपनी जगह पर है। आत्मा परमात्मा जैसी चीज़ें तो खैर मतलब ऑब्वियसली साइंटिफिक तरीके से भी ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि सोल का एग्जिस्टेंस है, लेकिन भूत पिशाच जैसी बातों को विज्ञान नहीं मानता। लेकिन इतना ज़रूर है कि लोगों को उनका अतीत और उनका जो पास्ट है, अगर वो नेगेटिव हो, बहुत स्याह हो, तो वो उसका पीछा ज़रूर करता है। ये मामला कुछ ऐसा ही है जिसमें शमसुद्दीन और उसके परिवार के लोगों की अब जाकर पोल खुली है और अब इस बुढ़ापे में वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो ये थी पूरी कहानी, पूरा घटनाक्रम। इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो पिछला वाकया, जो पिछली क्राइम इन्वेस्टिगेशन की कहानी मैंने आपको बताई थी, वो जो है बेसिकली डेवलपिंग स्टोरी थी। आपको मैंने बताया था कि किस तरह से नोएडा में दीपिका नाम की एक नवविवाहिता तो नहीं कहेंगे, तकरीबन 1.5 साल हो गए थे शादी को, एक लड़की की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई और उसके बाद उसके घर वालों ने यह इल्ज़ाम लगाया कि ससुराल वालों ने उसे तीसरी मंजिल से ऊपर से मारपीट करके नीचे फेंक दिया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। तो उस घटनाक्रम पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है। आइए अपनी परिपाटी के मुताबिक कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स जो है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। प्रदीप भामदू जी ने कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि जितना ज़्यादा लोग अमीर होते हैं उतना ही ज़्यादा दहेज के मामले में लालची होते हैं। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। भास्कर अरगड़े साहब ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि बेटियों के पिता अच्छा दामाद नहीं देखते, बल्कि अपने दामाद की संपत्ति देखते हैं। बेटी का ससुराल चाहे गरीब हो लेकिन दिल से अमीर हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ये भी बहुत लाजमी सी बात है। कई बार बाप को शायद ऐसा लगता होगा कि मैं अपनी बेटी को वो बेस्ट चीज़ें नहीं दे सका जिसकी वो हकदार थी। अगर बड़े घर में शादी हो जाए तो मेरी बेटी की बाकी की ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। तो ये कॉमन थॉट प्रोसेस है। शायद इस वजह से अपने से ज़्यादा ऊपर का दामाद जो है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली लोग इस तरह के परिवार में ढूंढते होंगे मैच के लिए। अमित कुमार ने कमेंट किया और उन्होंने कहा कि बहुत ही दुखद घटना है, भगवान बहन की आत्मा को शांति दे। चंद्रशेखर ने भी कमेंट किया है, उन्होंने कहा कि बेटी को लेकर घर आना चाहिए था, ऐसे बेटी को छोड़ना बहुत गलत बात होता है। चंद्रशेखर जी बेसिकली वो बात कह रहे हैं जिसमें कई बार लड़कियां जो ससुराल में सताई जाती हैं, वो अपने पीहर, अपने मायके वालों को फ़ोन करके बताती हैं कि हाँ मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे बचा लो मम्मी पापा। लेकिन मम्मी पापा बेटी का घर बसाने के लिए उसको थोड़ा और टाइम देते हैं, बोलते हैं रुक जाओ, सब्र कर लो, ऐसा हर घर में होता है। लेकिन कई बार मम्मी पापा को ये पता नहीं चलता कि वो लड़की सब्र करते करते कितना भर चुकी है कि शायद अब उससे और सब्र करना भी संभव नहीं हो रहा है। या हो सकता है कि ससुराल वालों का गुस्सा इतना ज़्यादा हो कि लड़की को अपनी ज़िंदगी पर खतरा नज़र आ रहा हो। लेकिन ऐसे में जब माँ बाप कहते हैं कि बेटी रुक जाओ, सब्र करो, तो कई बार वो बेटियाँ जो है वो बड़ा डिजेक्टेड फील करती हैं और उनको लगता है कि ना तो मेरे ससुराल वाले मुझे प्यार कर रहे हैं और नहीं मुझे यहाँ मेरे मम्मी पापा जो है
उनकी तरफ से मुझे रिस्पांस मिल रहा है। तो कुछ इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन चंद्रशेखर का कहना है कि बेटियों को ऐसे हालात में तुरंत अपने घर लेकर आना चाहिए। प्रीति सिंह ने भी कमेंट किया है, उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छी बात कही, जो जितना पैसे वाला होता है उतना ही लालची होता है। मैंने प्रीति जी एग्जैक्टली ये बात नहीं कही थी, लेकिन मेरा ये कहना था कि अच्छे बुरे लोग हर सेक्ट, हर क्लास, हर धर्म में हो सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई अमीर होगा तो वो दहेज का लालच नहीं करेगा या लालची नहीं होगा। बहुत सारे अमीर लोग जो करोड़पति हैं वो भी गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, बल्कि और ज़्यादा कमाते हैं, और ये भी देखा गया है कि वो रिश्वत भी लेते हैं। और गरीब लोग कई बार खुददार होते हैं, अमीर लोग भी खुददार होते हैं, ऐसे भी मामले हैं। तो अच्छे बुरे लोग किसी क्लास की वजह से ही होते हैं ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे कहने का मतलब ये था कि अमीर लोग लालची नहीं होंगे या दहेज नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कोई सोचता है तो वो मिसकंसेप्शन है, मैंने ये कहा था। मोनिका नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि लड़के वालों को पता है कि ये नहीं देंगे दहेज तो फिर कोई और देगा, इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं। ओके, ये भी एक बहुत ही हार्श ट्रुथ है। सारंग चौहान ने भी कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। उन्होंने कहा है कि आज के दौर में लोगों का पेशेंस बिल्कुल खत्म हो गया है, एग्रेशन ज़्यादा होने लगा है, जिसकी वजह से अपराध की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। रीना राज लव ने कमेंट किया है, हेलो सर, सेम मेरे हबी का भी हैबिट है, उन्हें कुछ कैरी करना पसंद नहीं है। ओके, रीना राज जी ने मेरा एक जो पर्सनल हैबिट है उससे अपने हस्बैंड साहब के हैबिट को जो है वो उन्होंने रिलेट किया है। बेसिकली मैंने बताया था ना, मेरे कुछ मित्र हैं आप में से जो कहते हैं कि मुझे एक रिस्ट वॉच पहननी चाहिए, घड़ी पहननी चाहिए। एक हमारे मित्र ने कमेंट किया है कि भाई घड़ी आप बेशक पहने और ज़रूर से पहने, बेशक इस प्रोग्राम के बाद घड़ी उतार कर रख दें, लेकिन आपको घड़ी पहननी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। तो मैंने जवाब में ये कहा था कि मैं आमतौर पर कोई भी बिलोंगिंग अपने साथ लेकर चलना, कैरी करना पसंद नहीं करता हूँ। मोबाइल तो एक मजबूरी है आज के ज़माने में, अदरवाइज़ मैं हवाई चप्पल में घूमना मुझे ज़्यादा सूट करता है, बजाय कि मैं कोई अच्छा महंगा जूता पहनूँ और अच्छे कपड़े पहनूँ। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। तो रीना जी ने कहा है कि उनके पतिदेव भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं। ईश्वर पाटिल ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और उन्होंने कहा है कि उनके दोस्त हैं महेश, जो मेरी आवाज़ बहुत पसंद करते हैं, तो और उनका नाम मैं ज़रूर ले लूँ। तो लीजिए, चलिए, महेश जी का नाम मैंने ले लिया, बहुत स्वागत आपका। और इस्लामिक मदरसा के नाम से एक आईडी है, और आवाज़ तो अपने मोबाइल की और ईयरफोन की बढ़ाई जाती है, इन्होंने कहा है। अच्छा, पता नहीं मतलब मैंने बढ़ाया जाता है बोला है क्या, मतलब ये किस सेंस में इन्होंने लिखा है मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पवन हरलालका ने कमेंट किया है, इन्होंने लिखा है कि दादा आई एम फेड अप विथ योर अनपंक्चुअलिटी। प्रदीप भामदू जी का मैंने जिक्र ऑलरेडी कर दिया। तनु सिंह का भी कमेंट है, अरुण शर्मा का भी कमेंट है, उन्होंने कहा है कि ये सच है कि जो जितना संपन्न होता है उतना ही दहेज का लालची होता है। ये एक मतलब आम धारणा मुझे लग रहा है, आप लोगों का कमेंट पढ़कर मुझे ऐसा लग रहा है। तो खैर, एनीवे, बहुत धन्यवाद आपका। और इसके अलावा इस ईसर एंड यू के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि एक्सप्लेनेशन इज़ नॉट गुड, मतलब उनको मेरी ये जो पेशकश का जो तरीका है उसमें शायद कोई कमी नज़र आई, तो उन्होंने ये बात लिखी है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर कमेंटिंग। मैं कोशिश करूंगा कि और आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूं। आज के लिए इतना ही, मैं फिर हाजिर हूँगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, और आज जिस घटनाक्रम में मैंने आप लोगों को बताया, जिस घटनाक्रम के बारे में, उस पर अपनी राय, अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।